हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके लिए अकाउंट्स के लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं पंकज कुमार, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आपको अकाउंट्स, जैसे कि मैंने बताया 11th क्लास के अकाउंट्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। आई विल कवर होल ऑफ द सिलेबस ऑफ द अकाउंटेंसी, ओके, फॉर क्लास 11th। तो अभी आप सब शायद अभी 11th में आए होंगे, या फिर आपका कुछ सिलेबस कवर हो गया होगा। बच्चों को अकाउंट्स में थोड़ा इश्यू होता है, तो वो क्लासेस लेते हैं, कोचिंग लेते हैं। बट आई विल प्रोवाइड द होल ऑफ द लेक्चर फॉर अकाउंटेंसी एंड आई विल कवर होल ऑफ द सिलेबस इन डेप्थ। सो मेरी वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड होंगी वो सफिशिएंट होंगी आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा रूटीन कैसा होगा, हम सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे। जो आपके डाउट होंगे वो मैं व्हाट्सएप पे लूंगा और कमेंट्स के थ्रू लूंगा। जहां पे भी आपको डाउट है, और जो डाउट आपके व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उसको मैं एक सेपरेट क्लास के थ्रू रिजॉल्व करूंगा। तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक फिजिकल कोचिंग या फिजिकल क्लास जो लेते हैं और जो ये वर्चुअल क्लास चल रही है उसमें कोई डिफरेंस है, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया, अकाउंट्स मैं कवर करने वाला हूं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है अकाउंट्स का। आज हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे अकाउंट्स का, कि हमारे अकाउंट्स का सिलेबस क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। तो हम ये सारी चीजें आज देखेंगे, ओके। और अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो मेरे से। आई विल प्रोवाइड दैट व्हाट्सएप नंबर इन माई लिंक, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा मिथ जो क्लास 11th में बच्चों का होता है कि अकाउंट्स बहुत टफ होती है, अकाउंट्स मैथमेटिक्स है, या अकाउंट्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है। अकाउंट्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट एक मैथमेटिक्स नहीं है। अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज। वो कैसे, हम अपने जब लेक्चर करेंगे तो आपको पता चलेगा। अकाउंट बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपने अभी तक जो किया वो ठीक है, बट अभी क्लास 11 से आपका ये न्यू स्टार्ट है। ये डिसाइड करेगा कि आप कितना ऊपर जाएंगे लाइफ में। एक आपका एक सब्जेक्ट नहीं, बाकी सब्जेक्ट बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ये भी डिसाइड करता है कि आप किस फील्ड में जाएंगे, क्या करेंगे। जिसका अकाउंट्स स्ट्रांग होता है वो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस और फाइनेंस के फील्ड में आगे चले जाते हैं। और इकोनॉमिक्स, बिजनेस, वो उनकी फील्ड अलग है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ था। अब हम अपना अकाउंट स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अभी हमारे अकाउंट्स के अंदर जो हमारा सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ओके। आप इसको नोट कर सकते हो। तो अपना जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग प्रोसेस। सेकंड इज
sole proprietorship, and third is your project. तो अभी ये हमारा अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, थ्योरेटिकल, फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग प्रोसेस। ये जो है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अपने अकाउंट्स के, जो हम 12th में सीए फाउंडेशन और इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी हम जहां भी अकाउंट्स पढ़ेंगे वहां हम ये कवर करेंगे। ये उन सब का बेसिस है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो ये हमारा 55 टू 60 मार्क्स कवर करता है। ओके, ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये चैप्टर जो है, आपने यहाँ जो सारी चीजें सीखी हैं, जो भी चीजें सीखी है यहाँ पे, जो चीजें आपने यहाँ लर्न की हैं, वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली। कि एक सोल प्रोप्राइटर मींस एन इंडिविजुअल पर्सन जो अपनी कोई छोटा बिजनेस चलाता है, जो कि एक कंपनी नहीं है, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म नहीं है, जैसे कोई स्टेशनरी वाला हो गया, कोई जनरल स्टोर हो गया, या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो पार्टनरशिप और कंपनी की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ दीज अकाउंटिंग प्रोसेस एंड द concepts that we have learned from this we will apply here. Okay, तो ये अपना जो है कवर करता है 25 to 30 मार्क्स। और आपका प्रोजेक्ट, जो कि जिसे हम प्रैक्टिकल भी बोलते हैं, ये आपका होगा फिक्स 20 मार्क्स का। ओके, तो ये अपना सिलेबस है जो कि हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो अपना सिलेबस हो गया। अब अकाउंटेंसी को हम प्रोसीड कैसे करेंगे, कि आपने अपनी बुक देखी होगी, उसमें हम कैसे प्रोसीड करने वाले, कि अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि आपने अगर अपना चैप्टर देखा होगा, उसके अंदर पहले 2-3 चैप्टर थ्योरी के होंगे, फिर बाद में कुछ आपको अभी तो समझ में नहीं आएगा, वो कुछ इक्वेशंस होंगी, कुछ एंट्रीज होंगी, कुछ फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट के अंदर कुछ कुछ लिखा होगा, वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो अभी हम उसे मिक्स करके पढ़ेंगे। हम एक बार में पूरी थ्योरी नहीं कवर करेंगे, हम उतनी ही थ्योरी कवर करेंगे जिससे कि आपका कुछ पार्ट जो है प्रैक्टिकल कंप्लीट हो पाए, सो दैट कि वो बोरिंग ना हो आपके लिए। ओके बाकी अगर ऐसा कुछ रहा, जैसे आपके डाउट आते हैं कि ये थ्योरी अपने को करनी है, या फिर आपके स्कूल में या फिर आपकी कोचिंग में थोड़ा डिफरेंट चल रहा है, तो हम वहां भी देख सकते हैं कि आपको आपकी उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें। ओके, तो अभी चलते हैं अपने अकाउंट्स की तरफ, कि अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स हम करने क्यों वाले हैं, क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या है इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो देखो मैं आपको पहले ये समझाता हूं कि अकाउंटिंग क्या है। जैसे कि मैंने आपको बेसिक एग्जांपल देके अकाउंटिंग क्या है, आपको कैसे डेली लाइफ में अकाउंटिंग करते हैं, ऐसे ही जो हमारे बिजनेस हैं वो भी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो अपनी ये एक ओला कंपनी है, ये क्या बनाती है, ये पहले अपने राइडिंग बिजनेस में थे, और अभी आपने देखा होगा ये स्कूटी लेके आए अपनी। तो आप बताओ कि ये एक जो अपना स्कूटर मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए इन्हें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, आप गेस करो, फिर मैं उसे लिखता हूं एक बार। तो ये स्कूटर बनाते हैं। स्कूटर बनाने के लिए इन्हें 1000 पार्ट्स चाहिए होते हैं, हजारों पार्ट्स चाहिए होते हैं स्कूटर बनाने के लिए। ऐसे अपन को दिखता है कि ठीक है एक स्कूटर है, इसमें क्या ही होगा, बट एक सिंपल स्कूटर बनाने के लिए इनको हजारों पार्ट चाहिए होते हैं।
तो उन हजारों पार्ट के लिए जैसे अगर हम पकड़ें कि बेसिक मटेरियल क्या होगा, तो समझो अपना स्टील हो गया, फिर अपना आयरन हो गया, और क्या होगा, प्लास्टिक होगा, पेंट होगा, स्पेयर पार्ट्स होंगे। अभी एग्जांपल जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ, ऐसे ही आप इन्हें नोट कर लो। फिर इसके बेसिस पे मैं आपको आगे जो अपना अकाउंटिंग का डेफिनेशन है वो पूरा क्लियर कराऊंगा, और वो आपका एक बेस बन जाएगा। ये एग्जांपल आपका एक बेस बन जाएगा जिसके बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें समझने वाले हो। ठीक है, तो अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि एक स्कूटर को बनाने के लिए इस कंपनी को ये स्टील चाहिए, आयरन चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, पेंट चाहिए, कुछ स्पेयर पार्ट्स चाहिए जो कि वो बाहर से डायरेक्टली परचेज करेंगे। तो अभी देखो, एक एक सिंपल स्कूटर को बनाने के लिए हमें इतनी सारी चीजें चाहिए, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो अभी वो उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पे ओला ओला एक स्कूटर तो बेचता नहीं होगा, ये अपने एक दिन के अंदर हजारों स्कूटर की सेल करते हैं। तो अगर आप देखो, ये स्टील जो मैंने मंगाया होगा वो एक बार में, ये तो नहीं है कि मैंने आज मंगा लिया मेरे को कल नहीं चाहिए, या ये मैंने आज मंगा लिया 1 टन 2 टन तो कल नहीं चाहिए। ये इनका डेली बेसिस पे ये मटेरियल आता होगा, उससे ये चीजें अपना जो इनको ये स्कूटर बनाना है उसे ये अपने हिसाब से मॉडिफाई करते होंगे और ये स्कूटर बनाते होंगे। तो ये डेली बेसिस पे इनकी ट्रांजैक्शन होती होंगी इसकी। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड वो कहीं ना कहीं मेंटेन करेंगे, उसके लिए इन्हें बुक्स बनानी पड़ती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको और आगे ले चलता हूँ इस एग्जांपल के अंदर। तो सपोज करो ये मेरा स्टील है 20,000 का, आयरन में लेके आया 10,000 का, मैं प्लास्टिक लेके आया 5,000 का, पेंट ले आया 5,000 का, स्पेयर पार्ट्स समझ लो मैं 5,000 का, और स्किल लेबर्स जो इसे मैन्युफैक्चर करेंगे उनकी कॉस्ट पकड़ लो 20,000। ठीक है, तो अभी मेरे पास इस एक यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, तो एक इस एक स्कूटर को बनाने के लिए कंपनी को 65,000 लगे, जो कि इन्होंने एक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखा होगा। ओके, अब आप मान लो कंपनी के पास स्कूटर परचेज करने चाहते हो, आपने कंपनी, ये है आप कंपनी के पास गए, कंपनी को आपने सपोज अभी 1 लाख रुपए दिए, और कंपनी आपको स्कूटर दे देती है। मैं स्कूटर बना देता हूँ, ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल आप कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी को पैसे देते हैं, कंपनी आपको ये गुड्स प्रोवाइड करवा देती है। तो ये ट्रांजैक्शन, ये एक ट्रांजैक्शन है, और ये आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार किया होगा, या अभी आप करेंगे। अभी आप 11th क्लास में आए हैं, आपको अभी शायद लाइसेंस नहीं मिला हो, लाइसेंस जब मिल जाएगा तो आप ये ट्रांजैक्शन जरूर करेंगे। तो अभी ये देखो, सिंपल एक ट्रांजैक्शन हुआ, कंपनी ने ये चीजें खरीदी, एक स्कूटर बनाया, इसको कंपनी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेगी। ये जो कंपनी ने आपको ये बेचा, इसको भी कंपनी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेगी। मैं एक दो पॉइंट और लिखता हूं जिसका काम हमें अभी अपनी डेफिनेशन समझने के लिए आएगा। ओके, तो समझो यहाँ मैनेजर ने डिक्लेयर किया, मैनेजर डिक्लेयर्स दैट
we will launch a new scooter in 2025. ओके, और दूसरा पॉइंट, मैनेजर bought an iPhone for rupees 1 लाख। तो अभी आप ये दो पॉइंट नोट कर लो। मैं अभी इनका जो इम्पोर्टेंस है आगे देखते हैं, आगे समझाता हूं मैं वो चीज, ठीक है। तो अभी आप एक बार ये नोट कर लो, मैं इसे मिटा देता हूँ। हाँ तो अभी हम अपना प्रॉपर मूव करते हैं, ठीक है। जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ वो एपीसी की बुक रेफर कर रहा हूँ, और ये जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं ये फॉर सेशन 2025 के लिए रिकॉर्ड हो रहे हैं। ओके, तो चलो देखते हैं अपन। तो पहले हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो देखो, एक एब्रीवेशन है। अभी हम यहाँ पे दोनों तरीके से पढ़ेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और साथ में जो आपका एग्जाम है, अपना क्लास 11th का एग्जाम है, हम उसके लिए प्रिपरेशन डे 1 से स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि आगे जाके हमें कहीं और से नोट्स या फिर और कुछ ना बनाना पड़े ऐसा, ठीक है। तो आप ये एब्रीवेशन नोट करिए। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड एंड इवेंट्स। पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो अकाउंटिंग का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब हम इस वर्ड इन इस सेंटेंस का मतलब वर्ड बाय वर्ड समझते हैं कि क्या है। अभी देखो, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना, कि पहचानो, किस चीज की पहचान करना। ऑफ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मीन्स वो सभी चीजें जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड।
related to business in monetary term। जो भी चीजें मेरे बिजनेस से रिलेटेड हैं, जिन्हें मैं मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकता हूं, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब यहां ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि हैपनिंग ऑफ समथिंग, मतलब हम जब कोई काम करते हैं, कोई चीज करते हैं, तो उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे क्रिकेट तो सभी देखते हैं, ठीक है, मेरा क्रिकेट मैच चल रहा है, ओवर हो रहे हैं, रन बन रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस हो रहा है, हैपनिंग ऑफ समथिंग, कुछ हो रहा है, ठीक है, तो उसे ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। जैसे बिजनेस में मैंने कुछ परचेज किया, जैसे हमने अभी एग्जांपल जो लिया था उसमें ओला कंपनी ने एक स्कूटर को बेचा और आपने उसको खरीदा। दिस इज द ट्रांजैक्शन, जो कि एक ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ हो रहा है वहां पे, ठीक है। जैसा क्रिकेट, पूरा क्रिकेट मैच चल रहा है मेरा, वहां पे ओवर हो रहे हैं, रन बन रहे हैं, तो दैट्स अ ट्रांजैक्शन। बट अभी वो मॉनेटरी टर्म में नहीं है, तो हम वहां उसे नहीं ले सकते, बट मैं समझाने के लिए आपको क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा हूं। तो ओला कंपनी का जो हमने एग्जांपल लिया था, वहां पे आपने एक स्कूटी खरीदी ओला कंपनी से और कंपनी ने आपको वो बेची, वो एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन मीन्स हैपनिंग ऑफ समथिंग, कुछ हो रहा है, ठीक है। जैसे बिजनेस में हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, जिसे हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, तो उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इवेंट्स क्या है? इवेंट होता है एंड रिजल्ट। रिजल्ट जैसे मैच हुआ, मैच के बाद कौन सी टीम जीती और हारी, वो एक इवेंट होता है, उसे हम रिजल्ट बोलते हैं। ऐसे बिजनेस में ओला कंपनी ने जो अपना एक स्कूटर बेचा था, वो 1 लाख का बेचा था, ठीक है, उसकी कॉस्ट थी 65,000। तो उसने वो ट्रांजेक्शन किया, उस ट्रांजेक्शन से उसे क्या मिला? प्रॉफिट, ठीक है। तो 65,000 का उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, उसने 1 लाख में उसको बेचा, 35,000 उसके हाथ में आए, वो उसका प्रॉफिट, वो एक इवेंट हो गया, ठीक है। तो अभी आपने ये नोट कर लिया, तो मैं आगे चलता हूं। ये आई यहां से आया, ओके। अब दूसरा एट्रीब्यूट, मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स, ओके। और आप बोल सकते हो मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। ओके, तो अभी जो मैंने ओला वाला एग्जांपल लिया था, उसके अंदर मैंने आपको 2 लाइन लिखाई थी। उसमें से एक था कि ओला कंपनी के मैनेजर ने ये डिक्लेयर किया कि वो एक नई स्कूटी लॉन्च करेंगे फॉर इन 2025। और उस एग्जांपल के अंदर कुछ चीजें थी कि उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन किए, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा उन्होंने, उन्होंने स्कूटी को बेचा। तो आपने एक चीज वहां नोट की होगी, वहां पे मॉनेटरी टर्म्स में उनकी कुछ वैल्यू लिखी हुई थी। जैसे मैंने अपना स्टील लिया 20,000 का, आयरन लिया 10,000 का, प्लास्टिक, पेंट, लेबर, इन सब की कुछ मॉनेटरी वैल्यू लिखी है, 10,000, 5,000 समथिंग।
और जो मैंने स्कूटी को बेचा उसकी भी एक मॉनेटरी वैल्यू है, जैसे 1 लाख। तो जो भी चीज हम मनी की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसे हम उसी को हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। बाकी चीजें, जैसे ओला कंपनी के मैनेजर ने ये डिक्लेयर किया, उसने ये अनाउंसमेंट किया कि वो 2025 के अंदर एक नई स्कूटी लॉन्च करेंगे, तो वहां पे कोई मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, वो बस एक कंपनी का डिक्लेरेशन है कि वो ऐसा करने वाले हैं। ऑल्दो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ कंपनी कि वो कोई नया वर्जन लॉन्च करने वाले हैं या कोई नई चीज लॉन्च करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब आईफोन जब एप्पल कंपनी अपने आईफोन लॉन्च करती है या डेट डिक्लेयर करती है, तो कंज्यूमर्स में कितना हाइप होता है कि हाँ हमें आईफोन खरीदना है। बट वहां पे मॉनेटरी टर्म्स में कुछ नहीं होता, ठीक है, वो बस एक डिक्लेरेशन होता है, तो उसे हम अपने बुक्स के अंदर अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, तो इस डेफिनेशन का इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स और टर्म्स ऑफ मनी। तो अकाउंट्स के अंदर हम बस वही चीजें रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो वो मनी में भी हो सकती है वो चीज डायरेक्टली, और इक्विवेलेंट। इन टर्म्स ऑफ मनी और इक्विवेलेंट टू मनी, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। इक्विवेलेंट पे हम आगे डिस्कशन करेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। मींस आपने ओला कंपनी ने आपको एक स्कूटी दी और आपने ओला कंपनी को अपनी कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, ठीक है। आप मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने कंपनी को अपनी सर्विसेज दी, आपने उनका ऑडिट किया, आपने उनकी बुक्स मेंटेन की, उसके बदले में कंपनी ने आपको एक स्कूटी दे दी। तो आपने जो कंपनी को सर्विस प्रोवाइड की उसकी भी एक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, ठीक है। जैसे आप जो ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी वैल्यू 1 लाख या 1,50,000 है, उसके बदले में कंपनी ने आपको स्कूटी दी तो उसकी वैल्यू 1 लाख है जो कंपनी मार्केट में बेच रही है। तो वो इक्विवेलेंट हो गई। जो आपने सर्विस प्रोवाइड की वो मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं कि वो सर्विस कितने की मार्केट में होगी। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आपने पैसे नहीं दिए डायरेक्टली, बट इक्विवेलेंट चीज दी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ओके, तो अब मैं ये रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लो एक बार। ओके, तो अभी हमने क्या कवर किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हमने एम से कवर किया मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हमारा जो थर्ड एट्रीब्यूट है या कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिकॉर्डिंग। अब देखो, अब एक छोटा बिजनेसमैन, आपने अपने किराने वाले को देखा होगा, या जो आपके एरिया में कोई दूध की दुकान होगी उसको देखा होगा, या जहां हम चाय पीते हैं कभी कभी रुक के वहां देखा होगा। वहां पे भी दिन के उनके पास कम से कम 100-150 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक डायरी मेंटेन करते हैं, उस डायरी में वो सारी चीजें लिखते हैं कि उन्होंने क्या सेल किया, क्या खरीदा, कितने का खरीदा। तो वहां पे एक इनफॉर्मल वे में वो रिकॉर्ड करते हैं। बट आप ओला की बात समझिए, ओला जो है दिन में कितने ट्रांजैक्शन करता होगा। अगर ओला अपनी बुक्स को नॉर्मल वे में, जैसे एक छोटा शॉपकीपर मेंटेन करता है, अगर नॉर्मल वे में मेंटेन करें तो आप
समझ लो यहाँ पे उसने कुछ परचेज किया, परचेज किया, परचेज किया, परचेज 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 परचेज। तो वो नॉर्मल वे में इसको अगर रिकॉर्ड करेगा तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है इतनी सारी चीजें वो नॉर्मल वे में रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर पाए। ठीक है, सेल्स सेल्स सेल्स। तो इसके लिए क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम अपने लेवल पे भी कुछ चीजें अपनी माइंड के अंदर रखते हैं कि मेरे को पॉकेट मनी मिली तो मैंने उसे कहाँ कहाँ स्पेंड किया, मेरे पास कितना बैलेंस है, क्योंकि वो एक छोटे लेवल पे है तो हम उस छोटे लेवल को अपने माइंड में रख सकते हैं, बैक ऑफ द माइंड हम रख सकते हैं कि मेरे पास आज इतना पैसा है, कल मैंने कहाँ खर्च किया, वो छोटी चीजें हमें याद रहती हैं। बट जब एक बिजनेस इतनी सारी ट्रांजेक्शन करता है तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो उन चीजों को अपने बैक ऑफ द माइंड रख पाए या फिर एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग ऐसे कर पाए। तो वो क्या करता है, वो इन उन चीजों को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, यू कैन नॉट कीप एवरीथिंग इन माइंड। तो उसके लिए क्या है, वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन आवर बुक। और जिस बुक में हम इन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल। मैं आगे चल के आपको ये समझाऊंगा कि ये जर्नल क्या है, उस जर्नल के अंदर भी काफी बाइफरकेशंस हैं, वो जर्नल कैसे बनता है, जर्नल में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। और तो ये अपना आर कवर हुआ जर्नल। जर्नल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ये एक टॉपिक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपने को सीखने में कैसे बनता है, क्या है इसका भी एक फॉर्मेट होता है, उसमें हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अभी हम एक बस ओवरव्यू ले रहे हैं जिससे कि आपको ओवरऑल पिक्चर पता चल जाए, उसके बाद हम एक एक चीजें सीखेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें पता चलती जाएंगी। ओके, तो ये अपना आर कवर हुआ। अब आता है कि हमने जब एक बार रिकॉर्ड कर लिया, जब हमने एक बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया तो अब उसे हमें क्लासिफाई करना है। तो फोर्थ पॉइंट इज क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाई का मतलब यहाँ पर क्या है, हमने जब एक बार रिकॉर्ड कर लिया तो हमें उसे क्लासिफाई क्यों करना है। ठीक है, तो अभी देखो, ओला ने 5 चीजों से मिला के, जो हमने अभी अपना एग्जाम्पल लिया था, 5 चीजों से मिला के एक स्कूटर बनाया उसने। उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे मान लो उसने सैलरी का पेमेंट किया होगा, उसने बिजली का बिल दिया होगा, उसने कुछ असेट परचेज की होंगी उस स्कूटर को बनाने के लिए, उसने आगे सेल किया होगा स्कूटर को, कुछ कैश पे सेल किया होगा, कुछ बैंक्स के थ्रू लोन पे सेल किया होगा, कुछ क्रेडिट पे भी सेल किया होगा। ठीक है, तो जब हम सारी चीजें अपनी जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक जगह आ जाती हैं सारी चीजें। मैंने जो भी सारी चीजें परचेज की वो यहाँ आ जाएंगी। मैंने स्टील परचेज किया, मैंने आयरन परचेज किया, मैंने सेल किया, फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किया, मैंने रेंट दिया, मैंने सैलरी का पेमेंट किया,
तो आप इस फॉर्मेट के अंदर एक जो फॉर्मेट हम आगे पढ़ेंगे उसमें वो आप सारी चीजें रिकॉर्ड करते जाएंगे। बट अगर मेरे से कोई पूछे कि आपका टोटल खर्चा कितना हुआ, या फिर आपने इस मंथ में या इस साल के अंदर टोटल सैलरी कितनी पेमेंट की, या फिर आपने इस मंथ के अंदर टोटल स्टील कितना परचेज किया, टोटल आयरन कितना परचेज किया, या टोटल सेल्स कितनी की, टोटल सेल्स जो आपने उधार पे की वो कितनी सेल्स की, तो वो आप कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हमें क्लासिफाई करना पड़ता है। क्लासिफाई मीन्स एक जैसी ट्रांजैक्शंस को ग्रुपिंग करना। एक जैसी ट्रांजैक्शंस का ग्रुपिंग करना, हम एक जैसी ट्रांजैक्शंस जो होंगे उसका ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, हम उसे ग्रुपिंग एक साथ क्लब कर देंगे। अब जैसे मान लो मेरे पास 1000 एम्प्लॉइज हैं, मैं उनकी सैलरी का पेमेंट कर रहा हूं, तो जो हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे वो हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि हमने कैसे सैलरी पेमेंट की, हमने और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कैसे किया, हमने रेंट कितना पेमेंट किया। तो आप नेचर वाइज देख सकते हो कि ओला के पास मान लो कि 4 शोरूम है, चारों के रेंट जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे रेंट एक साथ क्लब हो जाएंगे, जो कि इस बुक के अंदर अलग अलग लिखे रहेंगे कि रेंट मैंने इतना पेमेंट किया, मैंने इतना रेंट पेमेंट किया। तो हम सबकी एक अलग अलग बुक बनाएंगे, जो कि इस फॉर्म में वो बुक बनेगी। जैसे मान लो हमने एक रेंट की बुक बनाई, हमने एक सैलरी की बुक बनाई, हमने सेल्स की बुक बनाई। तो हम एक जैसी ट्रांजैक्शंस को क्लब करके जब उनकी बुक्स बनाते हैं तो उसे क्लासिफाइंग कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जर्नल होगा उसी से हम ये बुक्स बनाएंगे और इन बुक्स को हम कहते हैं लेजर। ठीक है, तो इस जर्नल से जो आपने फर्स्ट रिकॉर्डिंग की इन ट्रांजैक्शंस की, इसी जर्नल से हम लेजर बनाएंगे। लेजर इज नथिंग बट ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर ट्रांजैक्शंस इन वन अकाउंट और इन वन बुक वी कैन से। ओके, तो हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट पढ़ा, मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी पढ़ा, हमने रिकॉर्डिंग पढ़ा, हमने क्लासिफाइंग पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफाइंग देखा, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है समराइजिंग। अब देखो, हमने पहले जर्नल बनाया जिसमें हमने फर्स्ट इंस्टेंस में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जो भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। फिर हमने एक टाइप की ट्रांजैक्शंस को ग्रुप किया और उनसे हमने लेजर बनाया। अब अब हमें एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए जिस जो जो आप नाम से समझ पा रहे हो, समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स व्हाट, कि हमें एक समरी बनानी है, ठीक है। वो समरी हम किस लिए बना रहे हैं? अब देखो, जब आपने बहुत सारे लेजर्स बनाए, एक बिजनेस के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें 2 4 5 लेजर नहीं, बहुत सारे लेजर्स ओपन करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर हम कोई सामान उधार पे ले रहे हैं
जैसे मान लो हमने राम से, श्याम या फिर ऐसे बहुत लोगों से उधार पे सामान लिए, या हमने उधारी पे सेल्स किए, ठीक है। तो उन सभी ट्रांजेक्शन्स के एक एक लेजर बनेंगे। जैसे मान लो श्याम से मैं 10 लाख रुपए का कोई सामान लेके आया, स्टील लेके आया, ठीक है। मैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा कि मैं 10 लाख रुपए का कोई मटेरियल लेके आया श्याम से, ठीक है। मैंने उस 10 लाख रुपए में से श्याम को 2 लाख रुपए का पेमेंट किया। तो जब ये जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर उसका जब लेजर बनेगा तो श्याम का एक अकाउंट बनेगा, जिसमें मैं एक साइड में लिखूंगा कि हमने मटेरियल परचेज किया श्याम से 10 लाख का, पेमेंट किया 2 लाख का, उसका बैलेंस 8 लाख का बचा है, ठीक है। ऐसे मेरे पास मल्टीपल क्रेडिटर्स होंगे जिनसे हमें उधार पे लेके आए हैं, और मल्टीपल ऐसे कस्टमर होंगे जिसको हमने उधार पे सेल किया है। तो अगर मुझे किसी का बैलेंस चेक करना है, ऑन द स्पॉट मेरे को किसी का बैलेंस चेक करना है, तो वो मैं कैसे चेक कर पाऊंगा कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है। एक तरीका तो ये है कि मैं उसके लेजर में जाऊं, पहले मैं उसका लेजर चेक करूं, वहां से मेरे को बैलेंस दिखेगा कि हाँ इसका बैलेंस है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं एक समरी बनाऊं, उस समरी में सारे बैलेंसेस एक जगह लिखे हों, ठीक है। तो अभी क्या है, हम समरी बनाते हैं। अभी समरी क्या है, हमने पहले जर्नल से लेजर बनाया, अब हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। और इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हमारे आगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बनते हैं। वो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ, फिर बाद में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। अब इस ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, मैं एक छोटा सा सैंपल देता हूँ आपको कि ट्रायल बैलेंस कैसा होता है। अभी देखिए यहाँ पे ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, जो मेरे लेजर्स खुले हुए हैं। मैंने जैसा आपको बताया मल्टीपल लेजर हमें खोलने पड़ते हैं, उनके सबके बैलेंस यहाँ पे लिखे रहेंगे। वो कैसे लिखते हैं हम, वो हम फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे मटेरियल परचेज किए, तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे परचेसेस। फिर मैंने सैलरी का पेमेंट किया, मैंने रेंट का पेमेंट किया, मैंने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, मैंने सेल्स किया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर एक समराइज फॉर्मेट में लिखेंगे, जिसका बैलेंस हमारे लेजर्स से निकल के आएगा, ओके। ये बैलेंस हमारे सारे लेजर्स से आएगा। तो आप क्रोनोलॉजी को समझ रहे हो, पहले मैंने जर्नल बनाया, फिर मैंने लेजर बनाया, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब इस ट्रायल बैलेंस के बाद हमारी जो दो चीजें आती हैं, वो आती है इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इस ट्रायल बैलेंस से हम दो चीजें बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। अभी इसमें इनकम स्टेटमेंट में हमारी दो चीजें आती हैं, एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है, ठीक है। मैं आपको नोट करा देता हूं, ये सारी चीजें हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे।
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं इन्हें, और पोजीशन स्टेटमेंट जो होती है वो अपनी बैलेंस शीट होती है। ठीक है, तो ये अपना समराइजिंग होता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस को समराइजिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ओके, तो हमने एस कवर किया, अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हम अपने 6th पार्ट पे आते हैं, जो कि है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है? एनालाइजिंग का मतलब है आपने किसी चीज को देखा, आपने उसको सोचा और समझा, इसको एनालिसिस करते हैं, इसको एनालिसिस बोलते हैं। ओके, और इंटरप्रिटेशन का मतलब है आपने उस चीज को समझा तो आपने उससे कंक्लूजन क्या निकाला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड खरीदा 10,000 रुपए का, एंड आपने इसको सोल्ड किया सोल्ड फॉर ₹15,000। तो जब आप इस इसको देख रहे हैं कि आपने कोई सामान खरीदा 10,000 रुपए का, आपने उसको बेचा 15,000 रुपए का, तो आपने इसको एनालाइज किया कि मैंने इतने का खरीदा, मैंने इतने का बेचा, और जो एंड रिजल्ट होगा जो आप सबको पता है कि मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आप इस ट्रांजेक्शन को देख के एनालाइज कर रहे हैं कि मैंने कुछ खरीदा, मैंने उसको बेचा, और उसका इंटरप्रिटेशन ये निकला कि मेरे को प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपए का। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, तो अभी अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं एक, और लास्ट जो एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं वो है कम्युनिकेटिंग टू एंड यूजर्स, या फिर कम्युनिकेटिंग टू यूजर, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ओके, अब इसमें क्या है, जो आपने अकाउंटिंग की, आपने जर्नल बनाया, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, जिसमें हमारा इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। तो आपने ये जो सारी चीजें बनाई, तो आप ये किसी ना किसी को कम्युनिकेट करोगे। जैसे छोटे लेवल में जो ओनर है वो सारी चीजें खुद ओवरव्यू करता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बट जब लेवल बड़ा हो जाता है तो जो एंड रिजल्ट निकल के आता है वो एक, जैसे मान लो ओला के 10 शोरूम है, ओला का मैनेजर कहीं सेंट्रल हेड ऑफिस में बैठा है, जैसे मुंबई में बैठा है। ओला के शोरूम पूरे अपने कंट्रीज के अंदर है, पूरे अपने कंट्री में है। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर जो मेरा शोरूम है उसमें मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, जो मुंबई में है मेरे को उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है मेरे को वहां कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें जो हैं हम मैनेजर को कम्युनिकेट करेंगे। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे डिफरेंट यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपको एक एग्जांपल बताया कि मैनेजर को कम्युनिकेट करेंगे, ऐसे
जैसे हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी कम्युनिकेट करेंगे, हम ऑडिटर को कम्युनिकेट करेंगे, इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे। तो जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उसके बहुत सारे यूजर्स हैं जिसे हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करना इन द सेंस कि हम जाके सबको बताते नहीं हैं, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर वो रिजल्ट्स पब्लिश कर देते हैं और जिसे भी उसे यूज करना है वो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अपना कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ओके, अभी हमने ये सारी चीजें कवर की, तो अब हम अकाउंटिंग का मतलब देखते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जो हमारी बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है क्या वो अब हमें समझ में आ रही है। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं, आप इसे नोट कर लो। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या है, मैंने आपको अकाउंटिंग का मतलब समझाया। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको दो चार डेफिनेशंस मिलेंगी वहां पे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, एक दो वहां पे राइटर के नाम लिखे होंगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो ये उन सबका जिस्ट मैंने आपको ये यहाँ पे पढ़ाया। मैं अकाउंटिंग का मतलब लिखता हूँ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, आप इसे नोट कर सकते हो और इसे आप डेफिनेशन की तरह यूज कर सकते थे। तो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो which helps in recording, classifying, summarizing of business transaction of financial or monetary nature and communicating the end result to communicating the result to end users for making an informed decision. Okay, end result will be in the form of
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो अभी हमने जितना भी कवर किया, जो हमने आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, जितना भी हमने अभी तक कवर किया, वो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है उसमें कवर है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो कि हेल्प करती है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वी नो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, ऑफ फाइनेंशियल मॉनेटरी नेचर एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू एंड यूजर्स फॉर मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एंड रिजल्ट जो कि होगा पीएनएल, और वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के फॉर्म में। ओके, तो आई होप कि आप सबको ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जो अपने बुक्स में डेफिनेशन दिया हुआ है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम जैसे जैसे अपने लेक्चर्स आगे प्रोसीड करेंगे उसमें मैं आपको अब थ्योरी के साथ साथ जो अपना प्रैक्टिकल है वो भी बताऊंगा। आज हमने एक ओवरव्यू लिया कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, उसके बाद अपना ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, उसमें पोजीशन स्टेटमेंट क्या है। अब हम इन चीज़ों को धीरे धीरे प्रैक्टिकली कवर करना स्टार्ट करेंगे विद आर थ्योरी, अलोंग विद आर थ्योरी। ओके, सो थैंक यू बच्चों, आज का सेशन ध्यान से देखने के लिए। हम फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय। इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। अभी इसमें इनकम स्टेटमेंट में हमारी दो चीजें आती हैं, एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है। ठीक है, मैं आपको नोट करा देता हूं, ये सारी चीजें हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं इन्हें, और पोजीशन स्टेटमेंट जो होती है वो अपनी बैलेंस शीट होती है। ठीक है, तो ये अपना समराइजिंग होता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस को समराइजिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ओके, तो हमने एस कवर किया, अब हम आगे चलते हैं। आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे रफ करता हूं। तो अभी हम अपने 6 पार्ट पे आते हैं जो कि है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है? एनालाइजिंग का मतलब है आपने किसी चीज को देखा, आपने उसको सोचा और समझा, इसको एनालिसिस करते हैं, इसको एनालिसिस बोलते हैं। ओके, और इंटरप्रिटेशन का मतलब है आपने उस चीज को समझा तो आपने उससे कंक्लूजन क्या निकाला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
आपने कोई गुड खरीदा 10,000 रुपये का, एंड आपने इसको सोल्ड किया सोल्ड फॉर रुपीज 15,000। तो जब आप इस चीज को देख रहे हैं कि आपने कोई सामान खरीदा 10,000 रुपये का, आपने उसको बेचा 15,000 रुपये का, तो आपने इसको एनालाइज किया कि मैंने इतने का खरीदा, मैंने इतने का बेचा, और जो एंड रिजल्ट होगा जो आप सबको पता है कि मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आप इस ट्रांजेक्शन को देख के एनालाइज कर रहे हैं कि मैंने कुछ खरीदा, मैंने उसको बेचा, और उसका इंटरप्रिटेशन ये निकला कि मेरे को प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपये का। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, तो अभी अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं। एक और लास्ट जो एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं वो है कम्युनिकेटिंग टू एंड यूजर्स, या फिर कम्युनिकेटिंग टू यूजर, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ओके, अब इसमें क्या है, जो आपने अकाउंटिंग की, आपने जर्नल बनाया, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जिसमें हमारा इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। तो आपने ये जो सारी चीजें बनाई, तो आप ये किसी ना किसी को कम्युनिकेट करोगे। जैसे छोटे लेवल में जो ओनर है वो सारी चीजें खुद ओवरव्यू करता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बट जब लेवल बड़ा हो जाता है तो जो एंड रिजल्ट निकल के आता है वो एक, जैसे मान लो ओला के 10 शोरूम है, ओला का मैनेजर कहीं सेंट्रल हेड ऑफिस में बैठा है, जैसे मुंबई में बैठा है। ओला के शोरूम पूरे अपने कंट्रीज के अंदर है, पूरे अपने कंट्री में है, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर जो मेरा शोरूम है उसमें मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, जो मुंबई में है मेरे को उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है मेरे को वहां कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें जो है हम मैनेजर को कम्युनिकेट करेंगे। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे डिफरेंट यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपको एक एग्जांपल बताया कि मैनेजर को कम्युनिकेट करेंगे। ऐसे जैसे हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी कम्युनिकेट करेंगे, हम ऑडिटर को कम्युनिकेट करेंगे, इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे। तो जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उसके बहुत सारे यूजर्स हैं जिसे हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करना इन द सेंस कि हम जाके सबको बताते नहीं हैं, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर वो रिजल्ट्स पब्लिश कर देते हैं, और जिसे भी उसे यूज करना है वो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अपना कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ओके, अभी हमने ये सारी चीजें कवर की, तो अब हम अकाउंटिंग का मतलब देखते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जो हमारी बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या वो अब हमें समझ में आ रही है। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं, आप इसे नोट कर लो। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या है, मैंने आपको अकाउंटिंग का मतलब समझाया। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको दो चार डेफिनेशंस मिलेंगी वहां पे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, एक दो वहां पे राइटर के नाम लिखे होंगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो ये उन सबका जिस्ट मैंने आपको ये यहाँ पे पढ़ाया। मैं अकाउंटिंग का मतलब लिखता हूँ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, आप इसे नोट कर सकते हो, और इसे आप डेफिनेशन की तरह यूज कर सकते थे। तो अकाउंटिंग
is a language. अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो which helps in recording, classifying, summarizing of business transaction of financial or monetary nature, and communicating the end result to communicating the result to end users for making an informed decision. Okay, end result will be in the form of profit and loss statement and बैलेंस शीट. तो अभी हमने जितना भी कवर किया, जो हमने आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, जितना भी हमने अभी तक कवर किया वो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है उसमें कवर है. अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो कि हेल्प करती है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. वी नो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, ऑफ फाइनेंशियल मॉनेटरी नेचर एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू एंड यूजर्स फॉर मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. एंड रिजल्ट जो कि होगा पीएनएल और वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के फॉर्म में. ओके, तो आई होप कि आप सबको ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जो अपने बुक्स में डेफिनेशन दिया हुआ है ये समझ में आया होगा. ठीक है, अभी हम जैसे जैसे अपने लेक्चर्स आगे प्रोसीड करेंगे उसमें मैं आपको अब थ्योरी के साथ साथ जो अपना प्रैक्टिकल है वो भी बताऊंगा. आज हमने एक ओवरव्यू लिया कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, उसके बाद अपना ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, उसमें पोजीशन स्टेटमेंट क्या है. अब हम इन चीज़ों को धीरे धीरे प्रैक्टिकली कवर करना स्टार्ट करेंगे विद आर थ्योरी, अलॉन्ग विद आर थ्योरी. ओके, सो थैंक यू बच्चों. आज का सेशन
ध्यान से देखने के लिए। हम फिर कल मिलते हैं। ओके।